चलो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके सामने आपका आदित्यानंद। और बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक हमने कुछ थ्योरीज पढ़े हैं। हमने 3 चीज पढ़ा है। क्या पढ़ा है बेटा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। हमने 3 चीज पढ़ा है, क्या जल्दी से बताएंगे। पहला, बोर सबसे इंपॉर्टेंट है। बोर यार, बोर को अगर समझ लिया तो समझो तुम्हारा काम खत्म है। बोर को समझा, तुम्हारा काम खत्म है। पहला क्या है बोर का, जल्दी से बताओ। कोई भी पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा, जो कि mv² के बराबर होगा। याद हो चुका है सबको? याद है बिल्कुल, मेरे साथ याद है बिल्कुल। बोलो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। ओके सर, पहला आपने बता दिया है। चलिए जल्दी से देख लीजिए, आप फटाफट देखिए सर। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा और वो हो जाएगा KZe, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला r², वो किसे प्रोवाइड करेगा, mv²/r को। ओके, ये इक्वेशन मैंने पहले बता दिया, बस 1 सेकंड में रिकैप करवा रहा हूं। दूसरा बताओ, दूसरा जल्दी। दूसरा बोर्स का पोस्टुलेट क्या बताया मैंने? दूसरा स्टेशनरी ऑर्बिट का स्टेटमेंट बताया मैंने। स्टेशनरी ऑर्बिट में ये कंप्लीट जो होगा वेव, वो कंप्लीट करेगा और 2πr वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बोर और उसे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। और उसे बोर ने बता के क्या बता दिया, स्टेशनरी ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट पे एंगुलर मोमेंटम जो होगा स्टेशनरी ऑर्बिट का, क्या बताया उसने, एंगुलर मोमेंटम जो होगा स्टेशनरी ऑर्बिट का वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम स्टेशनरी ऑर्बिट का वो कंजर्व रहेगा। क्या होगा, कंजर्व रहेगा। और वो एंगुलर मोमेंटम L जो होगा वो क्या हो जाएगा, mvr के बराबर। और वो mvr किसके बराबर होगा, nh/2π के इंटीग्रल मल्टीपल पे होगा। ये 2 इक्वेशन को आप लोगे और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये 2 इक्वेशन को लोगे और आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके रख दोगे। बोलो क्या बात समझ में आई? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नो सर, बिल्कुल परेशानी नहीं है। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज अभी बताना बाकी है। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज है ना, पी-फॉन्ट है ना, वो सारे सीरीज बताने हैं मुझे। ओके, फिर एनर्जी लेवल का डायग्राम बनाना है हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो ये बोर्स का जो पोस्टुलेट्स तुमने पढ़ा है वो मैंने बताया था, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जानने वाला ड्रॉबैक, हमारे ध्यान में रहने वाला ड्रॉबैक ये है कि ये सारा चीज जो बोर्ड ने इतना सारा चीज बताया, किसके लिए बताया, फॉर H एंड H लाइक एटम। किसके लिए बताया ये, फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। किसके लिए ये सारा चीज वैलिड, किसके लिए है, फॉर H एंड H लाइक एटम। जब आप H लाइक एटम बोलते हो तो उससे क्या समझ में आता है, जब आप H लाइक एटम बोलते हो तो उससे क्या समझ में आता है, H लाइक एटम का मतलब एक ऐसा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका क्या मतलब होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या मतलब होता है सर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो आज बेटा एटम को पूरा कंप्लीट करना है। पहले रीजन पोर्शन में मैं कुछ मेंस और कुछ थ्योरी वाले पोर्शन को रख दूंगा, और दूसरा भी एक चीज दूंगा जो कंप्लीटली एडवांस बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, एटॉम्स के ऊपर कंप्लीटली एडवांस बेस्ड आएगा, वो अभी तुरंत दूसरा सेशन में आएगा। ठीक है, ओके। तो अभी मैंने यही डिजाइन किया क्योंकि तुम लोगों को दिक्कत होती रहती है यार। आधे लोग ये मैसेज करते हैं, सर मेंस क्या है, एडवांस क्या है, मेंस क्या है, एडवांस क्या है। अरे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, कितनी बार बता दिया, फिर भी पूछते हो। तो मैंने यही सोचा है कि मेंस का लेवल एक मेंस लेवल तक पहुंचा दूंगा, अभी पूरा बोर एटम सारा को क्वेश्चंस करा दूंगा सारे, और फिर एडवांस का एक और लेक्चर दूंगा। तुम लोग को देखना होगा, देखना नहीं देखना होगा मत देखना, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। जो लेवल अपना बढ़ाएगा वो खुश रहेगा, उसका सिलेक्शन होगा, है कि नहीं। चलो कोई नहीं। तो H लाइक एटम कौन कौन से हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और यार कुछ बच्चे जो बोलते हैं ना, सर आपका हैंडराइटिंग खराब होता है। आई नो बेटा, कुछ जल्दी में लिखते लिखते ना हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान से लेक्चर देख लिया करोगे तो हो जाएगा। वैसे मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए तो मैं नोट्स भी लिख लिख के प्रोवाइड कर देता हूँ। चलो कोई बात नहीं है, आ जाओ। तो यहाँ पे देखो बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, H हो गया। लेकिन He अगर देखोगे हीलियम, तो हीलियम में कितने हैं, 2 है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं He+। हाइड्रोजन हीलियम। लिथियम में क्या बोलते हो,
Li प्लस प्लस बोलते हो क्योंकि वो उसमें कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 को तुम निकाल दिए हो। तो ये चीज तुम्हें समझना चाहिए, हाइड्रोजन लाइक का एटम आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सिंगल एटम होना, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सर। अच्छा तो अब इससे क्या लिख दिया मैंने, H लाइक एटम, तो हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद H ही लोगे तो उसमें प्लस दोगे, फिर अगला लोगे तो मान लो लिथियम लोगे तो प्लस प्लस लोगे और एटसेट्रा लिख देता हूं, तुम समझ गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ये मतलब है। ये सिर्फ इन्हीं के लिए वैलिड है, बाकी के लिए वैलिड नहीं है। ओके तो हमने इसको क्या किया था, इन दोनों को सॉल्व किया था, याद है तुम्हें, इन दोनों को हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। हमने काइनेटिक एनर्जी निकाले थे, हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, हमने ये लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों में जो होता है, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो निगेटिव एनर्जी यहां पे आता है। क्या आता है, टोटल एनर्जी निगेटिव, उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब टोटल एनर्जी क्या था जो कल के डेट में मैंने तुम्हें सारा निकाला था, उसको जरा सा अब देखोगे टोटल एनर्जी को, 1 मिनट रुकना। हाँ ये वाला पॉइंट्स को देखो, अब देखो ये वाला पॉइंट्स को देखो, थोड़ा सा जूम करता हूं मैं क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं बेटा, इसीलिए मैं थोड़ा सा तुम्हें अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो काइनेटिक एनर्जी मैंने ये निकाला था हाफ एम वी स्क्वायर, बस मैंने इसमें v का वैल्यू रखा हुआ है, ठीक है, इसमें मैंने क्या रखा हुआ है सर, आपने सिर्फ और सिर्फ v का वैल्यू रखा है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हाफ एम वी स्क्वायर। और वो जो इक्वेशंस बनाए हैं यहाँ पे, इन दोनों इक्वेशंस से मैं खेल रहा हूँ। कौन दोनों इक्वेशन से खेल रहा हूं मैं, ये पहला वाला जो इक्वेशन मैंने तुम्हें बना के दिया है, ठीक है या नहीं है, ओके ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, ओके चलिए। तो देखिए ये वाला इक्वेशन यहाँ पे एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसे सॉल्व किया था मैंने कल के डेट में, जब मैं इसे सॉल्व किया था तो मेरे पास v का वैल्यू पता था, m का वैल्यू पता था, कोई परेशानी किसी बच्चे को। जब v और m का वैल्यू उठा के रखोगे इसमें तो तुम्हें मिलेगा ZE स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या मिलेगा जल्दी से बताओ, ZE स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या ये चीज मैं लिखूं यहाँ पे, ये ड्राइव करके बताऊं क्या तुम्हें कि ये जो आएगा काइनेटिक एनर्जी ZE स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r आएगा, बोलो बेटा बोलो, कोई परेशानी किसी बच्चे को आ रही है क्या। सर यही दोनों इक्वेशन को तो आपने कल सॉल्व कर दिया था, पहला और दूसरा इक्वेशन को, और आप यहां से r और v के टर्म में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सारा बताने की कोशिश कर रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी k Q1 Q2 बाय r होता है, और r और v अपने पास है तो दुनिया का हर एक चीज अपने पास है, ये आपने बोला था और आपने बताया था कि इससे हम बहुत सारा चीज ड्राइव कर सकते हैं। अब उस चीज को मैं एक्चुअल फॉर्म में लिखना भी चाहता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन एटॉम के बारे में खेल खेलना है, हाइड्रोजन एटॉम के बारे में खेल खेलना है, तो इसीलिए ये चीज मैं अभी बोला दोबारा से। चलिए अब जब आप इसे देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ चुका है ZE स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये रिजल्ट तो मैंने अच्छे से तुम्हें समझा दिया है, इस रिजल्ट के बारे में तुम्हें कोई टेंशन होने वाला नहीं है। नहीं सर, ये जो आपने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मॉडुलस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये हमने पहले ही डिस्कस किया है, वी हैव डिराइव्ड इट यस्टरडे, है ना, वी हैव डिराइव्ड इट, पहले ही मैंने डिराइव कर दिया है इसको, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है और मॉडुलस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यस, मैंने ये भी बता दिया था तुम्हें कि टोटल एनर्जी का जब कॉन्सेप्ट को देखोगे, टोटल एनर्जी के जब कॉन्सेप्ट को देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ZE स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये मैंने कल बताया था, लेकिन आज थोड़ा और ज्यादा हमें करना है क्योंकि हमें पूरा का पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम देखना है, हमें न्यूमेरिकल्स के ऊपर अप्रोच करना है। कल न्यूमेरिकल्स के ऊपर अप्रोच नहीं हो पाया था, और आज के क्लास जो करोगे तुम, इसके बाद HC वर्मा का सबसे पहले सॉल्व क्वेश्चन कर लेना, सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे A to Z, ठीक, ध्यान देना। अब देखो ZE स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ओके सर बहुत ही बढ़िया बात है। ये चीज और ये चीज को देखो तो ये दोनों बराबर ही है क्या, हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर था, यही आपने बोला भी था कल की डेट में कि काइनेटिक एनर्जी का जो मॉडुलस, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों मॉडुलस वाइज बराबर है, क्योंकि टोटल एनर्जी निगेटिव में आता है, टोटल एनर्जी किस में आता है, निगेटिव में, देखो है ना, माइनस में। और ये जो माइनस है इसका बहुत ही बड़ा मीनिंग है, बिग मीनिंग। इसका मतलब क्या है सर, इस माइनस का मतलब क्या है सर, वो भी बताओ आप। देखो आप
ये जो काइनेटिक टोटल एनर्जी यहाँ पे जो माइनस आया है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? तो नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई करता है ये सिस्टम जो है, कौन सा सिस्टम? ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉन का और ये जो न्यूक्लियस का सिस्टम है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, वो एक बॉन्डेड सिस्टम को बताता है। और टोटल एनर्जी नेगेटिव ये बताने की कोशिश करता है कि इसका एनर्जी, देखो कितना बढ़िया बात बोल रहा हूं अब मैं, कितना बढ़िया बात बोल रहा हूं। यहाँ जो ग्राउंड स्टेट में जो है, ग्राउंड स्टेट में जो है वो बहुत ही कम है, यहाँ पे इसका एनर्जी बहुत ही कम है, निगेटिव में एनर्जी है। और जब ये बहुत दूर चला जाएगा इंफिनिटी पे, तब एनर्जी क्या हो जाएंगी? तब एनर्जी क्या हो जाएंगी? वेलोसिटी मान के चलेंगे जीरो हो गया और पोटेंशियल तो जीरो है ही, तो वहां पे जो एनर्जी है वो जीरो होगा। तो उस जगह पे जो इंफिनिटी पे रेफरेंस मैंने लिया है एनर्जी का जीरो, उससे कम एनर्जी है, इसीलिए ये दुनिया, ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ये स्टेबल सिस्टम है और इस सिस्टम में एनर्जी का लेवल कम है। क्या बात आ रही है समझ में? फील कर पा रहे हो चीजों को? क्योंकि ये दुनिया में कोई भी तुम केमिकल रिएक्शन करते हो, एक्टिवेशन एनर्जी डालते हो, तब पिक बनता है, और फिर अगर इनिशियल प्रोडक्ट का एनर्जी और फाइनल प्रोडक्ट का एनर्जी में, फाइनल प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा, तो वो प्रोडक्ट जो होता है वो वैलिड ही नहीं होता है, ये बोलते हो तुम। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस तो काफी माइक्रोस्कोपिक पढ़ रहे होते हो, राइट ना? हाँ सर बात तो सही है। तो वैसे ही एटॉम्स जब न्यूक्लियस और ये एटॉम जब एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये एक स्टेबल सिस्टम है, इसीलिए ये दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी टोटल कितना है? नेगेटिव है, और ये सिस्टम बाउंडेड सिस्टम है, ठीक है, ये बाहर जाने के लिए नहीं दे रहा है। ये सब चीज यहाँ से काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है। अच्छा सर, हाँ बात समझ में आ रहा है? आ रहा है बेटा? हाँ। अब एक और चीज जब समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, जब मैंने क्या किया, ये काम मैं कल नहीं किया था और ये काम कल मैं नहीं किया था, काइनेटिक एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू ये मिल जाएगा मुझे, और ये काम मैंने नहीं किया था कल जो कि मुझे कराना है, तो ये तुरंत से हो गया। टोटल एनर्जी क्या है बेटा? Z²/8πε0 आर का ही तो वैल्यू रखना बचा हुआ है ना, और आर का वैल्यू मैंने तुम्हें बताया था। क्या बताया था बेटा? ये बताया था कि n² के फॉर्मेट में होता है। तो ये वाला चीज जब तुम सेट करोगे तो टोटल एनर्जी जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? Z² n² इंटू E0, और E0 किसका नाम दिया मैंने? जिसमें Z और n का वैल्यू को 1 रख दिया, Z और n का वैल्यू को मैंने 1 रख दिया, तो जो चीज मिला उसको E0 का नाम दिया। जरा देखना यहाँ पे, जब R का वैल्यू रखेंगे तो ये डेटा आता है, ये डेटा -(m⁴) 8ε0² h²। ये देखो देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी वो हो जाएगा तुम्हारा -(m⁴) डिवाइडेड बाय 8ε0² h², 8ε0² h², ये आ रहा है सर। और ये तो चीज है हो गया कांस्टेंट बेटा, बोलो। और Z² टोटल एनर्जी में क्या आया है? Z² ऊपर में Z² और नीचे n²। तो ये चीज तुम्हें मैं बताने के लिए बहुत ही ज्यादा दिनों से सोच रहा था कि टोटल एनर्जी जो होता है वो Z² के प्रोपोर्शनल होता है, और तुम ये चीज तो कब का समझ गए थे। कैसे? सर आपने बताया था कि वेलोसिटी जो होता है वो Z/n के फंक्शन में होता है, राइट? और काइनेटिक एनर्जी का ही मॉडुलस है टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मॉडुलस दोनों बराबर है सर, तो वो अगर Z/n है तो उसका हाफ mv² करेंगे तो Z²/n² हो जाएगा। याद रखने का टेक्निक सिखा रहा हूं मैं। क्या बात समझ में आ रही है? क्या तुम्हें फील आ रहा है एक्चुअल में कि नेगेटिव का मतलब क्या है? टोटल एनर्जी में ये चीज जो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है उससे हम क्या रिजल्ट सिग्निफाई कर रहे हैं, और ये जो टोटल एनर्जी है वो Z²/n² के फंक्शन में अगर मैंने बोला तो इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ कहाँ से? काइनेटिक एनर्जी से, हाफ mv² को लेके, राइट बेटा? यस सर, बिल्कुल यस। तो यहां से जब मैंने बात करी है टोटल एनर्जी की, तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Z²/n²।
टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Z² बाय n²। और यहां से बात समझ में पूरा का पूरा आ चुका है बेटा। अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे E0 का वैल्यू जब मैंने निकाला, देखो सारा वैल्यूज दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया सा काम किया है। ये पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज में से एक है अगर तुम बोर्स ऑर्बिट को पढ़ना चाहते हो तो। इसीलिए मैंने काफी ज्यादा जो डिटेल्स डेटा है वो लिया है, और टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे डेटा अच्छे से लिखा। और जैसा कि तुम बोलते हो हैंड राइटिंग सर बहुत खराब है आपका, तो उसको भी ठीक करने के लिए तो चलिए, तो यहाँ पे E0 जो है उसमें E0 में क्या क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिख दिया 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। जरा ध्यान देना, E 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 के पावर में 4, 8 एप्सिलॉन नॉट का 8.85 में इंटू 10 का पावर माइनस 12 का स्क्वायर, और H 6.625 इंटू 10 का पावर माइनस 34। जब इन सारे डेटा को कैलकुलेटर से सॉल्व करना, क्लासरूम टीचिंग में मैं फटाफट सॉल्व भी कर देता हूं, लेकिन अभी तुम पॉज करना और इसको मल्टीप्लाई करना, इसीलिए मैंने ये डेटा प्रोवाइड किया है तुम्हारे लिए। और करना बेटे, तब फील आएगा यार मॉडर्न फिजिक्स का, फील आएगा तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व भी होगा, राइट? यस सर। और ये वैल्यू आ चुका है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसीलिए तुम क्या लिखते हो, ये जो चीज है अगर मैं इसे इंडिकेट करूं E0 से, किससे इंडिकेट करूं बेटा, E0 से, किससे, E0 से। तो ये E0 अगर है तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ E0 Z² बाय n², माइनस ऑफ E0 Z² बाय n²। और यहाँ पे बेटा E0 का वैल्यू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जब सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² बाय n²। ये आया मजा तुम्हारा, बोलो मजा आया, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² बाय n²। और ये चीज, अब देखो ये चीज यहीं बताऊंगा ना बेटा, कहाँ बताऊंगा यार, रफ करने का जगह इधर ही मेरे ख्याल से मिलता है मुझे, और मिलता नहीं कहीं, ठीक है, इसलिए इधर लिखता हूं। थोड़ा अटेंशन लेवल चाहिए होता है बेटा, है ना, थोड़ा अटेंशन दोगे तो आएगा, बढ़िया समझ में आएगा, एकदम मजा आने लगेगा तुम्हें। यस सर, ये आपने फील दिलाया है। अब मैं बाकी का काम करता हूं, लेकिन मुझे अब इसके बारे में बहुत सारा चीज बात करना है कि टोटल एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² बाय n² की बात करेंगे सर। अब इस एनर्जी को मैंने उठाया और अपना काम शुरू कर दिया है बेटा। बाकी चीज का बात एक एक करके करूंगा, अभी तक मैंने सिर्फ यहां तक बात करी है, इस जगह तक बात हुआ और इस जगह को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है सर, समझ में आया। ये सब बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब आ जाओ, टोटल एनर्जी जो सर आपने लिखा है, टोटल एनर्जी वो आपने क्या लिखा है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² बाय n²। अब ये है फॉर H एंड फॉर H लाइक एटम, ये क्या है, फॉर H लाइक एटम है ये, ठीक है। तो यहां पे बेटा क्या लिखोगे, फॉर H लाइक एटम, फॉर H लाइक एटम। और अगर मैं बोलूं फॉर H एटम, अगर मैं बोलूं फॉर H एटम तो क्या होगा, फॉर H एटम टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² बाय n², जिसमें कि Z का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, अरे यार हाइड्रोजन में कितने होते हैं प्रोटॉन्स, सर एक प्रोटॉन होता है। कितना प्रोटॉन होता है सर, एक। कैसे, न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर H एटम कितना हो जाएगा, Z का वैल्यू 1। तो ये जब 1 रखोगे तो मजा आएगा। और ये तुम क्या लिखोगे, माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय n²। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और ये तुम समझ गए तो फिर अब कुछ बचा नहीं और सिर्फ मजा आना रह गया है। चलिए जल्दी से लिखिए अब फटाफट, आ जाइए। पहला, जब मैं n का वैल्यू 1 रखा, n का वैल्यू 1, n इज इक्वल टू 1, कितना एनर्जी आया जल्दी से बता दो। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया n इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट 3-4 निकालना जरूरी है। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 रखा ही हो गया, 2 2 4। 13.6 को 4 से डिवाइड करो। अब मैं ना कैलकुलेटर लाता हूं यार,
तुम्हारे लिए इसके लिए ना मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा थोड़ा डेटा को खेलने के लिए, क्योंकि डेटा से खेलना बहुत ही आवश्यक है। कितने हैं 13.6 डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ा 4। देखो आंसर आया 3.4, तो लिखूंगा, मुझे याद था 3.4 बेटा, 1.85 मुझे याद है, आगे वाला सारा इस मुझसे ज्यादा बढ़िया तुम्हें भी याद होगा क्योंकि ये चैप्टर तुमने पढ़ा है। लेकिन मैं एग्जैक्ट तुम्हें बताता हूं कि ऐसे चैप्टर्स में तुम्हें डेटा से खेलना आना चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स सिर्फ डेटा से खेलना है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में देखो मास ऑफ प्रोटॉन, बताऊंगा जब तक समझ में आएगा, धीरे धीरे, अभी बातचीत करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं मैं। अब आ जाओ, तो ये हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो चुका है कितना -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला देखो, अब 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल हो जाएगा -13.6, ये एनर्जी लेवल है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9, तो -13.6 को अगर 9 से डिवाइड कर दो, है ना, 13.6 को किससे डिवाइड करना है बेटा, किससे डिवाइड करना है, 9 से। आंसर आया 1.51 सही कर रहा हूं क्या, अच्छा गैप होगा, ठीक है, 1.51 माइनस 3.14 करो तो, हाँ 1.88 का गैप है, ठीक है, 1.51, ये कितना आ गया -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तीन जो चीज तुम्हें मिला है, ये और ये तीन मैंने निकाला, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, चीजें बढ़ती चली जाएगी। अब मुझे एक और चीज इंफॉर्मेशन चाहिए, एक और इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप बताना तो जरा सा, 1 और 2 के बीच का एनर्जी गैप कितना है, एनर्जी गैप डेल्टा ई कितना है इन दोनों में। तो ये सर 3.4 में से 13.6 को घटा देते हैं, है ना, 3.4 में से 13.6 को घटा देते हैं, तो 13.6 है ना, माइनस 3.4, बोलो 10.2 का एनर्जी गैप है। ये चीज तुम्हें ना रट्टा होना चाहिए भाई लोग, ये जो है डेल्टा इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद होना चाहिए 24 घंटे, याद नहीं है ना तो किसी कर्म के नहीं हो तुम, सिलेक्शन वलेक्शन भूल जाओ, इंजीनियर बनना भूल जाओ, मेहनत चाहिए, यहाँ खून जलाना पड़ेगा बेटा, समझ में आया नहीं आया, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये है रियल पढ़ाई, ठीक। और यह 10.2 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है पहले और दूसरे बीच में H एटॉम के में। अगर H लाइक एटॉम बोलेंगे तो Z का वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा, और फिर ये जो मैं बोल रहा हूं ना अगर तुम याद कर लिए ना तो दिखाऊंगा मैं कैसे लाइन से अगले सेशन में, जब मैं जेई मेंस और एडवांस के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सारे लूंगा, सिर्फ न्यूमेरिकल बेटा, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, मोर देन वन क्वेश्चन, ठीक है, और दिखाऊंगा कैसे एटॉम्स एंड मॉडर्न फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए, नीट के लिए, दुनिया का किसी एग्जाम के लिए भाई, ठीक। ओके, तो ये हमें ये वाला गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिला है। अब मुझे एक और चीज चाहिए, इन दोनों के बीच का, दूसरे और तीसरे के बीच का एनर्जी चाहिए, डेल्टा ई। तो देखो दूसरा में एनर्जी लेवल कितना है 3.4 और इसमें कितना है 1.51, तो क्या करता हूं मैं 1.51 में, है ना, 3.4 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, 3.4 माइनस 1.51, तो ये कितना हो चुका है 3.4 माइनस 1.51, 1.89 हो चुका है ना, 1.51 माइनस 3.4, ठीक है, तो 1.88 के आसपास आ चुका है, ये गैप कितने का आ चुका है 1.88 का। ये दोनों डेटा बिल्कुल याद रखना है आज के दिन से तुम्हें, क्यों याद रखना है ये अब मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा, ये याद क्यों रखना है तुम्हें अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, देखना जरा सा। अब ये जो मैंने हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल बनाया, अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं, अब इसका क्या करता हूं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं। तो ये रहा एनर्जी लेवल डायग्राम, जरा देखो, ये है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इससे 10.2 के एनर्जी गैप पे एक लाइन है, 10.2 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप पे एक दूसरा लेवल है ना, एनर्जी लेवल कितने पे है दूसरे पे, दूसरा लेवल पे एनर्जी लेवल कितने का है, n इज इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट, एनर्जी 13.6 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ ये दूसरा लेवल है तुम्हारा एनर्जी का, अच्छा ठीक है। अब दूसरा और तीसरा के बीच का एनर्जी गैप कितना है 1.88, भाई साहब खतरनाक,
पहला और दूसरा में 10.2 और दूसरा और तीसरा में 1.88 का एनर्जी गैप है। तीसरा और चौथा करोगे तो ये एनर्जी गैप 0.85 के ये आ जाएगा और कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। निकालना ये सब 3 4 तक याद रखोगे तो बेहतरीन होगा। अब सुनना, यानी कि ये दोनों एनर्जी गैप को अगर मैं ऐसे दिखाता हूं तो दूसरा एनर्जी गैप तो बहुत ही कम है, 2 के आसपास है, तो इसका 1/5 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाना पड़ेगा बहुत ही छोटा सा। ये रीजन है कि ये इतना बड़ा, ये इतना छोटा क्यों बनाया जाता है। फिर एक और लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो तुम इस दोनों के बीच का एनर्जी गैप तुम्हें पता है, इससे और कम एनर्जी गैप आएगा तो ये और चिपक जाएगा इससे। फिर एनर्जी गैप इससे भी कम आएगा तो और चिपक जाएगा इससे। फिर एनर्जी गैप और कम आएगा तो और चिपक जाएगा इससे। फिर एनर्जी गैप और कम आएगा तो अब मुझे हथियार उठाना पड़ेगा। हथियार उठाना पड़ेगा मतलब सर ये हाँ उठाओ यहाँ, ये देखो, ठीक है, ये देखो काम आया समझ में, पूरा का पूरा बात क्लियर है बिल्कुल एज इट इज। यस सर, तो ये एनर्जी n इज इक्वल टू 1, फिर अगला एनर्जी देखो क्या है n इज इक्वल टू 2, फिर अगला एनर्जी क्या है n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, और इस तरीके से डॉट 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 n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव पे चले जाओगे। जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव पे जाओगे तो 13.6 इन्फिनिटिव का स्क्वायर, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है इन्फिनिटिव लेवल पे क्या हो जाएगा, ई इन्फिनिटिव कितना होगा जरा देखना तो सर, ई इन्फिनिटिव होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटिव, ये हो गया 0, ये हो चुका है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो चुका है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ चुकी है। इसीलिए मैंने अभी बोला था कि बहुत दूर चले जाओगे तो इस जगह पे एनर्जी लेवल जो होगा वो हो जाएगा 0, और यहां पे क्या है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और 1 फिर 2 फिर 3 4, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो कितना है -13.6। यहां पे देखो ये दूसरा वाला का एनर्जी कितना है -3.4 -1.51, तो यहां पे लिखोगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रहना चाहिए भाई, और कैसे आया वो भी पता होना चाहिए, और गैप कितना है इसका वो भी बिल्कुल याद रहना चाहिए बिना लापरवाही का। अच्छा, ये गैप कितना है 1.डेल्टा ई, यहाँ का कितना है 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा सर, ये इंफॉर्मेशन काफी आपने गैदर कर लिया, और यहाँ पे आपने एक एनर्जी लेवल डायग्राम बताया हाइड्रोजन एटम का। अब इसी डायग्राम को अगर तुम देखोगे तो इसमें मैं 2-3 इंफॉर्मेशन और निकाल सकता हूं। अब मैंने ये एनर्जी गैप क्यों बताया था, अब इसका थर्ड पोस्टुलेट्स जो बताया उसके लिए बताया था। थर्ड पोस्टुलेट्स जो मैंने बताया, पहला दूसरा तो ये दोनों था जो मैंने यहाँ पे बता दिया तुम्हें, पहला और दूसरा, और इन दोनों को सॉल्व करके सारा कुछ मैंने निकाल लिया है। अब तीसरा तुम्हें ये बता रहा था कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो तीसरा जो मैंने बोला ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है इसे एक फोटोन खिलाना पड़ेगा, राइट, और तब ये उछल के यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ पे आया तो इसके बीच का डेल्टा ई हमें खिलाना पड़ेगा, यानी कि इस फोटोन का जो एनर्जी होगा hc/λ या फिर h न्यू, वो ये डेल्टा ई के बराबर होगा। यही तो कल बताया था कि कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर एक स्टेबल ऑर्बिट से एक अनस्टेबल ऑर्बिट, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट सबसे स्टेबल ऑर्बिट है, ये अभी मैंने बता दिया, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए एटॉम्स एग्जिस्ट कर रहा है इस स्टेट में, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये स्टेबल ऑर्बिट है, स्टेबल ऑर्बिट है पूरा, और इसको क्या बोलते हो ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। लेकिन तुम ग्राउंड स्टेट से अपने घर से किसी को निकालना चाहते हो, जैसा कि कल भी बताया था, तो एनर्जी खिलाना पड़ेगा। तो तुमने खिला दिया है एनर्जी बेटा, तुमने खिला दिया है एनर्जी, और एनर्जी कितना खिलाया अगर इसे, और ये बहुत होशियार है यार इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन बहुत होशियार है, वो तभी किसी का एनर्जी लेता है जब कोई दूसरे जगह पे जाए तो वहां पे फिक्स होए, वो हवा में रहना नहीं चाहता। वो ऐसा नहीं कि चल एनर्जी लेके चलना शुरू किया और इधर घर ही नहीं मिल रहा है उसे, कहीं घर ही नहीं है, एकदम पूरा का पूरा घर ही नहीं है रहने के लिए उसे, तब तो ये पागल हो जाएगा। ये बोला मैं नहीं जा रहा भाई कहीं पे भी, अपना ही घर ठीक है भाई, जैसा है वैसा है, कम से कम सोने को तो मिलेगा बिना टेंशन का। पता चला तुमने लोभ दे दिया मुझे एनर्जी खिलाने का और मैं घर से तो निकल आया, लेकिन दिख रहा है दुनिया बस ऐसे, कोई है नहीं अपना, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, दोबारा घर में जाऊंगा। लेकिन इसे कहीं दूसरी जगह भी घर मिल गया रहने को, तब इसे मजा आएगा, रहेगा। लेकिन तुम्हें पता है ये कितना देर यहाँ रहता है? बहुत कम देर, 10⁻⁻⁶ सेकेंड के आसपास, बहुत ही कम। मुझे ये डेटा से मतलब नहीं है, लेकिन बता रहा हूं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो होता है ना, वो एक स्टेबल से दूसरे स्टेबल से दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है। ये इतना कम टाइम के लिए होता है, लेकिन वो भी तब होता है जब वो स्टेशनरी ऑर्बिट पे जाएगा। ऐसे किसी भी गैप का एनर्जी खाने से नहीं जाएगा, वो कोई ना कोई, यानी कि इन दोनों के बीच का एनर्जी खिलाना पड़ेगा इसे, इन दोनों का, तब इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन उछल के यहां पे चला आएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इसे अब यहाँ पे जाना है, तो ये एमिट भी करेगा एनर्जी का, और वो जो एमिट करेगा एनर्जी का वो उतना ही करेगा जितना कि इन दोनों के गैप का डेल्टा ही आएगा। अच्छा, इन दोनों के गैप का डेल्टा ही आएगा, उतना ही एनर्जी क्या करेगा, वो इमिट करेगा, hc/λ। वाह सर, ये बात समझ में आया अब मुझे कि क्यों एनर्जी का इमिशन और एब्जॉर्प्शन है, और इस तरीके से इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बना दिया हाइड्रोजन एटम का। फील आ रहा है कुछ यार तुम्हें? इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो बना, वो कैसे बनाया किसी ने? देखो कैसे बनाया, इस तरीके से बनाया कि अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का है, मान लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का है, देखो फील दिलाता हूं तो जितने भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनेंगे, जितने भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनेंगे, वो कैसे बनेंगे? एब्जॉर्प्शन जो होगा एनर्जी का, वो कौन कौन सा एनर्जी का होगा? सिर्फ इन एनर्जी का होगा, इन गैप वाला एनर्जी का, इन गैप के एनर्जी का, ये गैप के एनर्जी का, और भी एनर्जी का, और भी एनर्जी का। तो वो जो स्पेक्ट्रा बनाओगे तुम, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये सब केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा फील दिलाने के लिए बोल रहा हूं, उसमें तुम्हें दिखेगा कुछ डार्क लाइन, मिसिंग लाइन। क्यों मिलेगा वो मिसिंग लाइन? क्यों मिलेगा? क्योंकि वो इसने एब्सॉर्ब कर लिया है, क्योंकि वो एनर्जी का फोटोन लेने के बाद ही उछल के यहां तक आया है, और ये कोई भी एनर्जी का फोटोन नहीं लेगा। ये बोर्स मॉडल ना इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो हाइड्रोजन का था उसे बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए इसे आज तक हम वैलिड मानते हैं और इतना बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। बात आ रहा है समझ में? अब एक चीज बात सुनना, अब एक और बात सुनना। अब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन को तुमने जो एनर्जी खिलाया है, जो इलेक्ट्रॉन को तुमने एनर्जी खिलाया है, वही यहां पे मिला है ना? यहां पे ये वाला यहां पे मिसिंग है, मिसिंग है। कहां पे? कौन से स्पेक्ट्रा में? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। अगर इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करोगे, इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करोगे, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो जो लाइन मिसिंग है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो जो लाइन मिसिंग है, क्या वही लाइन प्रेजेंट मिलेगा कहां पे? इमिशन स्पेक्ट्रा में। सर क्योंकि इस एनर्जी के गैप को ये खा चुका है, वो नहीं दिख रहा है इमिशन एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्ब हो रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन यही एनर्जी का गैप तो ये निकाल रहा है। अगर इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करोगे, इसी एनर्जी के गैप के फोटोन को तो ये निकालेगा जब ये उछल के यहां पे आएगा। यानी कि जो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में मिसिंग है, वही लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा में प्रेजेंट है। क्या इसके अलावा भी कोई लाइन प्रेजेंट है? पता नहीं कितनों को समझ में आया, आधे निपट चुके होंगे। निपट गए बचे हो? अरे निपट गए या बचे हो? क्या बोल रहा हूं? देखो ध्यान से सुनो, ये जो एनर्जी गैप का फोटोन है, वो इसे खिलाओगे तभी उछल के यहाँ आएगा, और खिलाया एनर्जी तो यहां से यहां उछल के आ जाएगा, राइट ना? तो ये सब तो खत्म हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो लाइन मिसिंग मिलेंगे, नो डाउट सर। एंड जब ये फोटोन इस अनस्टेबल स्टेट पे चला गया है और अब इसे स्टेबल स्टेट पे आना है, तो क्या करेगा? क्या करेगा बेटा? ये फोटोन का इमिशन करेगा। और कैसा इमिशन करेगा? फिर से ये उछल के यहीं आ सकता है, हवा में नहीं आ सकता है, अपने घर में ही आएगा। हाँ, ये घर है उसका, ये घर है उसका, ये घर है, इस घर से उछल के यहाँ आ सकता है, इस घर से उछल के यहाँ आ सकता है। तो या तो इसका मिलेगा, या तो इसका मिलेगा, या डायरेक्ट इस घर से उछल के यहाँ पे आ जाएगा।
हाँ, तो क्या यही वो एनर्जी गैप है जो यहाँ पे है, वही एनर्जी गैप यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो जो यहाँ पे मिसिंग है वही यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रा, और ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या ये लाइन तुम्हारे दिमाग में 100% सेट हो चुका है? अगर तुम्हें समझने में जरा सा भी दिक्कत है तो प्लीज बेटा एक दो बार रिमाइंड करो, मैं बोल रहा हूं बहुत बढ़िया फील आएगा, तुम्हें फील आएगा कि एक्चुअल में ये सब क्या है, कैसे बोर को इतना इंपॉर्टेंस मिला है। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा से कहीं कहीं ये ऑल्दो ये पोस्टुलेट्स है, एनर्जी लेवल, ये तो एनर्जी का डायग्राम था, इसीलिए हिट कर रहा है यहाँ पे, बात आ रहा है, और इसीलिए हमने पहला दूसरा को भी इतना तवज्जो दे दिया है। ठीक है, और इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है भाई। मैं अभी जेईई एडवांस के क्वेश्चन बैंक देख रहा था, कॉम्प्रिहेंशन, मैच द कॉलम, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो मेंस और एडवांस में नहीं आया हो, वो एटॉमिक स्टेट मॉडर्न फिजिक्स से, तो आप लोग जान लगाओगे बेटा। ठीक, अब देखोगे जरा सा यहाँ पे, ये स्टेबल ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट है सर, ये एनर्जी लेवल बता दिया। अब आप यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हो अभी आप कि यहाँ पे अब इन एनर्जी गैप्स में फोटोन का इमिशन होता है, इन एनर्जी गैप में फोटोन का इमिशन होता है ना। तो कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज हैं वो जरा देखो। अगर तुम फर्स्ट ऑर्बिट पे कोई इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट पे, तो ये क्या करेगा तुम्हें बताओ। फर्स्ट पे है तो ये क्या करेगा बेचारा, ये बोलेगा भाई मैं यहाँ पे, अगर ग्राउंड स्टेट ये है, ग्राउंड स्टेट ये है, तो ग्राउंड स्टेट पे किसी भी लेवल से एनर्जी आ सकता है ना। ग्राउंड स्टेट पे डायरेक्ट यहां से उछल के आ जाएगा ग्राउंड लेवल पे, खुपाच। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, इन्फिनिटिव से उछला सीधा ग्राउंड लेवल पे आ गया, तो इन्फिनिटिव माइनस ग्राउंड लेवल का एनर्जी गैप का फोटोन निकालेगा ये, इस गैप का फोटोन निकालेगा, डेल्टा ई यहां से उठाओगे। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, ये पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। या फिर इससे भी आ सकता है डायरेक्ट यहाँ पे, बोलो हाँ है ना। इस तरीके से ग्राउंड लेवल का अगर देखोगे तो कहीं से भी आ सकता है यहाँ पे, 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 है ना। तो अब इस एनर्जी लेवल पे कोई भी क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। यस, कोई भी क्वेश्चन समझ बनना शुरू हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को उठा के इस स्टेट से इस स्टेट पे पहुंचाया, बताओ जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका तुम्हारा वेवलेंथ क्या है, बोलो हाँ है ना। क्या ऐसा कोई भी क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन लगाना पड़ेगा? कौन सा सर? मान लो अगर मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे आया। अब इसमें एक और चीज देखो जरा ध्यान से, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। यहां पे देखो ग्राउंड स्टेट, और इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, वो ट्रांजिशन हो सकता है ऊपर भी या फिर ग्राउंड स्टेट में। n इज इक्वल टू 2 जो है वो एक्चुअल में क्या है? ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोला अभी। n इज इक्वल टू 3 का मतलब होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्या है? n इज इक्वल टू 3 का मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पे बेटा ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम तुमने बनाया है यहाँ पे, इसमें इस तरीके का न्यूमेरिकल लाइन से है, और तुम जब अभी न्यूमेरिकल करोगे तो एक न्यूमेरिकल पहले एससी वर्मा का सॉल्व क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और फिर ये जो मैं अभी सेशन लाने वाला हूँ प्रॉब्लम्स ऑन एटॉम्स, वो वाला सेशन देखोगे, पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, थोड़ा वेट करेंगे। अब इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसा बनेगा सर? वो बोलेगा कि मान लो कि सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आया, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आया, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका वेवलेंथ क्या था? तो तुम तुरंत से आंसर करोगे, ये एनर्जी का गैप जो है डेल्टा ई वही हो जाएगा कितना 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 hc बाय लैम्डा के बराबर। आंसर की प्राप्ति, hc का वैल्यू मैं तुम्हें बताऊंगा, बताया भी था, 1242 भी लेते हैं, 1240 भी लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये कितना होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में। अच्छा, तो देखो आंसर की प्राप्ति हो गई, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट निपट गया, और एससी का वैल्यू ले लो 1242,
तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में ये वाला चीज डेटा ले लिया, और यहाँ पे डिवाइडेड करो 10.2 से, ये वेवलेंथ निकल गया इतना का। अब इस क्वेश्चन का फर्दर एक्सटेंशन क्या हो सकता है वो भी देखो। मैं बोला कि किसी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करवाया, सेकंड से फर्स्ट में, वो जो वेवलेंथ निकला, सुनना ध्यान से सुनना, उस वेवलेंथ को मैंने किसी एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ये एक फोटोग्राफिक प्लेट मैंने बना लिया है तुम्हारे लिए, जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मस्त वाला है ना, जिसका कि वर्क फंक्शन फाई है। देखो कैसे क्वेश्चन लिंक कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से भाई, इस लैम्डा वाले फोटोन को मैंने, जो कि नैनोमीटर में है, इस लैम्डा वाले फोटोन को मैंने इंसिडेंस करवाया खूब आज एक मेटेलिक प्लेट पे, जिसका वर्क फंक्शन फाई है। तो जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ क्या होगा। पॉज करके बताओ, ये क्वेश्चन कितने लोगों ने कर लिया होगा, जल्दी से मेथड बताओ। यहां पे क्या क्वेश्चन कैसे लिंक किया, एटॉम को कहां पे लिंक कर रहा हूं, एटॉम के क्वेश्चन को कहां पे लिंक कर रहा हूं, ये अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। देख रहे हो मैंने क्या बोला, एक ट्रांजिशन हुआ सेकंड से फर्स्ट के ऊपर, उसमें से जो ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ फोटोन का निकला, उस फोटोन को मैंने इंसिडेंस करवाया एक मेटेलिक प्लेट पे, जिसका कुछ वर्क फंक्शन है। बताओ इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। मजा आया। तो एक कुछ नहीं है जान, लेकिन कैसे लिंक किया जाता है क्वेश्चंस को, वो सिखा रहा हूं। अब क्वेश्चन सेटर के दिमाग में जाओ, कि वो क्या सोचता है यार। आखिर क्वेश्चन सेटर क्या सोचता है प्रॉब्लम सोल्व करने के टाइम पे? कुछ नहीं करता, बैठ के ये देखता है कि हमने क्या पढ़ाया है बच्चों को, क्या टूल्स हैं, और उसे कैसे एक दूसरे से लिंक किया जाता है। वो चीज में अगर तुम अभी से प्रिपरेशन करना शुरू किए तो तुम्हारा लेवल बढ़ेगा यार, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। यस, चलिए तो कैसे करेंगे सर, ये लैम्डा पता है ना आपको? हाँ, तो आइंस्टाइन इक्वेशन इसके लिए लगा दीजिए। इसके लिए जब आइंस्टाइन इक्वेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, hc बाय लैम्डा, लैम्डा पता है सर हमें, हाँ, इज इक्वल टू 5 प्लस EVS, और ये VS तो पूछा है क्वेश्चन मालूम है, तो VS का वैल्यू निकल गया सर, hc बाय लैम्डा माइनस 5 डिवाइडेड बाय E इज द आंसर। क्या ये नहीं कर पाओगे? आपको ये मेथड समझ में आया या नहीं आया? एनर्जी जो फोटोन का निकला, वो जो फाई था वर्क फंक्शन, ऐसे डेटा अब कुछ भी खेल दूंगा मैं, कोई भी डेटा से खेल के रख दूंगा मैं क्वेश्चन में, क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें बताओ? कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नो सर। तो ये एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को मिक्स किए हैं, और इसी क्वेश्चन का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते चले जाएंगे। एससी वर्मा का सॉल्व क्वेश्चन 10 करना अभी बिल्कुल अभी तुरंत करना, एकदम यहीं पे स्टॉप और क्वेश्चन शुरू, फिर आगे का लेक्चर देखना, तब देखना मजा आता है या नहीं आता है। वैसे मैं कंप्लीट 1 आवर 1.5 आवर का अभी लेक्चर डालूंगा, लेकिन वो सेकंड लेक्चर डालूंगा सिर्फ प्रॉब्लम्स ऑन एटॉम्स एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मिक्स, ठीक, जो जरूरत होगा टेस्ट में भी। अब देखो एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, ये चीज हमें समझ में आया। अब थोड़ा न्यूमेरिकल पे बताता हूं मैं, थोड़ा ये क्वेश्चन को अभी करेंगे, ये क्वेश्चन को भी अभी करेंगे। ये क्वेश्चन देखो तो यार, ये करवाऊंगा अभी, रुक जाओ पहले मुझे कुछ चीज और बताने दो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि मेंस में बहुत बार आता है, नीट में बहुत बार आता है, जेईई एडवांस में भी आ सकता है। कौन सा? एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन फ्रेम करता है आईआईटी, राइट? एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले लेगा, कोई भी आर्बिट्री हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, फिर बोलेगा द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, ध्यान से सुनना, हर एक साल ये क्वेश्चन आता है और अभी बोल रहा हूं फिर से आएगा, तुम देख लेना, तुम में से मैक्सिमम बच्चों के पेपर में ये क्वेश्चन रहेगा जो अभी बोल रहा हूं मैं। सर ऐसा कैसे बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा मैं ऐसा बात लास्ट 5 ईयर से बोल रहा हूं, 7 ईयर से बोल रहा हूं, और हर एक साल मुझे ये क्वेश्चन दिखता है किसी न किसी पेपर में, और आजकल तो 5-6 पेपर बनाने लगे हैं तो पक्का दिखता है। आप में से किसका पेपर किस दिन आएगा वो तो पता नहीं है, इसीलिए, ठीक। चलो देखो, एक क्वेश्चन है बेटा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन फ्रेम होता है। क्या है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जरा देखिए। एक बोलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बाउंडेड सिस्टम इज डिफाइंड बाय K बाय R, मान लिया ऐसा बोल दिया K बाय R, या बोल दिया K बाय R स्क्वायर, कुछ भी बोल देगा, है ना, ऐसे कोई R के फंक्शन में बोल देगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बाउंडेड सिस्टम इज गिवन बाय दिस, या बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस
ऐसे कुछ भी लैंग्वेज बनाएगा, कहने का मतलब इतना सा है, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ आर दे देगा तुम्हें। यस सर, बहुत ही बढ़िया बात है। बोलेगा बोर्स एटम इज वैलिड हियर, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, बोर्स पोस्टुलेट्स, क्या बोलेगा, बोर पोस्टुलेट्स आर वैलिड हियर। Find the total energy of the electron, find the kinetic energy of the electron, find the energy of the nth orbit। कुछ भी क्वेश्चन आप फ्रेम करेगा, इस क्वेश्चन को बहुत ही बकवास तरीके से हम करेंगे, देखेंगे कैसे। सर बोर्स पोस्टुलेट्स आर वैलिड है, इसका क्या मतलब है, बस वही तो समझा रहा हूं बेटा। अगर इसका मतलब समझ गए तो आंसर आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा। ये लो, ये रहा इलेक्ट्रॉन और बोला बोर्स पोस्टुलेट वैलिड है, इसका मतलब इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स होगा जो mv स्क्वायर बाय आर को प्रोवाइड कराएगा। यस, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन का पहला इक्वेशन क्या बनेगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। राइट बेटा, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो सर पोटेंशियल एनर्जी है, फोर्स तो दिया नहीं है इसने। हाँ फोर्स तो नहीं दिया लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर दिया है और फोर्स नहीं दिया है तो क्या करोगे, फोर्स का कैलकुलेशन करोगे। फोर्स का कैलकुलेशन कैसे होगा जरा देखो, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर होगा। फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर होगा। अब यहां पे यू दिया हुआ है और डी आर दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा सर यहाँ पे, और ये फोर्स mv स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा, इक्वेशन 1 होगा। ये स्टेप एक आरडीएस है, इसको मैं आरडीएस बोलता हूँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि ये स्टेप से ही तो इक्वेशन बन रहा है। नेट फोर्स सेंटर की तरफ यही तो होगा, F इज इक्वल टू डी यू बाई डी आर। बोलो क्या बात समझ में आई, हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा है इसे। अच्छा, तो यहां से लिंक करना है इसे, बिल्कुल यहां से लिंक करना होता है। तो आपको फोर्स निकल जाता है यहाँ पे सेंटर की तरफ और एक इक्वेशन मिल जाता है। और क्योंकि इसने बोला बोर्स पोस्टुलेट्स आर वैलिड है, तो आपको एक इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का इसने दे के रख दिया। बोलिए क्या बात समझ में आई। एक कौन सा इक्वेशन दे दिया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो दूसरा इक्वेशन आप अपने ही मन से बनाओगे, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 और ये दो इक्वेशन मिलने के बाद तो दुनिया का कुछ भी निकाल के सर हम रख सकते हैं, चाहे वो वेलोसिटी होता है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी होता है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, कुछ भी यार, कुछ भी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, बोलो करंट कितना मूव कर रहा है, कुछ भी, कितना मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो सकता है, क्या कोई भी क्वेश्चन तुमसे रुकने वाला है, नो सर। तो ये चीज, मुझे एक चीज का तुम्हें फील दिलाना था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है लास्ट 5 ईयर से इस पे, लास्ट 5 ईयर से इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। और ये मैंने एक क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का एज इट इज रखा है आपके सामने बेटा, कि अ पार्टिकल ऑफ मास मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन सच अ वे दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय A इज इक्वल टू U इज इक्वल टू AR स्क्वायर। देखो मजा आया तुम्हें, दिख गया तुरंत से, सेम क्वेश्चन दिख गया। यस, where A is the constant and R is the distance of the particle from the origin, assuming the Bohr's model to be valid। यही चीज तुम्हें बता दी, ये जो बोला assuming to be Bohr's model to be valid, तो तुरंत से तुम्हें पता चल गया सर, दो इक्वेशन इसने दे दिया ये लाइन बोल के, और पहला इक्वेशन दिया नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ओ बाई डी आर, माइनस इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा सर। फोर्स किधर होगा, फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर सर, और टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स होगा वो हो जाएगा नेट फोर्स सेंटर की तरफ, और वो mv स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाएगा, और वो फोर्स निकला माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर से। ये माइनस इंडिकेट कर रहा है अट्रैक्शन को, बात आ रहा है समझ में। तो डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, एक इक्वेशन तुम्हारे सामने ये रहा। और दूसरा, क्योंकि बोर्स ऑर्बिट वैलिड है, तो क्या लिखोगे तुम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ऑर्बिट इज कंजर्व्ड एंड हुज वैल्यू इज गिवन बाय द mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 है ना। तो वो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 और बहुत ही मजा आ जाएगा जीवन का। और सॉल्व कर दो, उसके बाद तो जो भी बोला, रेडियस बोला, निकाल दो। अरे आ रही तो निकालना है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सिखाया तो सॉल्व करने के लिए। सर ये आपने कब सिखाया है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। अबे कल सिखाया था ना, ये दोनों को सॉल्व करो लास्ट क्लास में, कि ये दोनों को सॉल्व करो और आंसर की प्राप्ति करो, ये दोनों को सॉल्व करो और आंसर की प्राप्ति करो। हाँ जी सर, ये तो आपने सही में सिखाया था। तो यहां से आर और वी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब निकाल के बताया था।
यस सर। तो अब समझ में आया हमें कि आप क्या बोलना चाह रहे हो कि हाइपोथेटिकल एटम के क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है। बोलो क्या बात समझ में आ रही है या नहीं बेटा? क्लियर है बिल्कुल? यस। अब अगला जब बात करोगे तो ये एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, वो जेईई एडवांस मैंने लिख भी दिया है। देखो, देख के डर गए होंगे आधे लोग तो। जेईई एडवांस 2016 देखते ही बुखार लग गया होगा। बोलो, ये क्वेश्चन सड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन देखो जेईई ने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन पूछा था, जो मैंने तुम्हें इतना बताया उस दिन। बताया नहीं बताया कि देखो प्रैक्टिकल डेटा पे क्वेश्चन आता है बेटा, इक्वेशन बनाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। तुम निपट चुके होगे, है ना? आई होप कि तुम बचे रहे होगे। तो ये क्वेश्चंस को पढ़ो और इसका आंसर करो अभी तुरंत 4 में से। ये मुझे चाहिए आंसर। और अगर एक भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया ना, तो अपने गाल पे 10 थप्पड़ लगाना, तब दिमाग ठीक हो जाएगा तुम लोगों का। समझ में आया नहीं आया? जो बोल रहा हूं वही करना, तभी दिमाग ठीक होता है, ऐसे नहीं दिमाग ठीक होता है। समझ में आया नहीं आया? फटाफट 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 और तुरंत से पहला लेक्चर देखना, पहला लेक्चर देखना। एक एक चीज को मैंने बताया है। और यहां पे करोगे क्या, वैसे एक बार और बोल देता हूं, लैम्डा दिया हुआ है, वी नॉट दिया हुआ है। एक आइंस्टाइन इक्वेशन बनाओ इससे, दूसरा आइंस्टाइन इक्वेशन बनाओ इससे, तीसरे की आवश्यकता वैसे इस क्वेश्चन में नहीं थी, वैसे जेईई इसको और बढ़िया बना सकता था अगर तीनों का। और मैंने बोला भी था तुम्हें कि प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पूछेगा, और बोला भी था देखो 10⁻34 सब में रखेगा। देखो 6 सब में रखेगा, दिख रहा है 6 6 6 6, यहां 4 8 0 6। अब बताओ कितना खतरनाक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया इसने। सारा डेटा ही सेम है। आधे लोग तो ऐसे ही गलत करके आ जाएंगे, 6 निकालेगा भाई, टिक कर दो, 6 मिल गया। अबे 6 के आगे तो निकाल के दो, 6 के आगे यहाँ 0 भी है, यहाँ 6 है, सारा डेटा ही सेम है। ये 6 है, ये 10⁻34 है, 6 है, 10⁻, सब में सेम चीज सेम है। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है। और ये पॉइंट के बाद के डेटा को चेंज करवाया इसने एक्सपेरिमेंट को लेके। यही जेईई है भाई, वहां तुम्हारा दिमाग पूरा अटेंशन मांगता है। और ये एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन है। 2 बार आइंस्टाइन इक्वेशन लगाओ, hc/λ = 5 प्लस v0 दे रखा है, ध्यान रखना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ये। अच्छा देखो कितना मजेदार बात है। कुछ बच्चे जो क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं उनके लिए देखो, v0 आज तक हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पढ़ा था, जैसा मैं बोल भी रहा था। जेईई ने जो क्वेश्चन फ्रेम किया उसमें ये बोलता है कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। देखो मजा आया जीवन में? तो ये v0 नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, vs है। क्वेश्चन को पढ़ना भी आना चाहिए हमें, ऑप्शन को ढंग से देखना भी आना चाहिए हमें, और डेटा को रीड करके इक्वेशंस भी बनाना आना चाहिए हमें। इस इक्वेशन को 2 डेटा के लिए बनाओ, एक बार इस लैम्डा का वैल्यू रखो यहाँ पे, तो एक बार 2 का वैल्यू ये रखो यहाँ पे, एक इक्वेशन रेडी है। दूसरे बार लैम्डा का वैल्यू ये उठा के रखो, 1 का वैल्यू ये उठा के रखो, फटाफट सॉल्व करो, h का वैल्यू निकाल लो और मजा लो जीवन का। वैसे अगर ऐसा क्वेश्चन जेईई और कठिन बनाना चाहता तो तीसरे डेटा को क्यों दिया, ये कोई बच्चा बताओ तो। पॉज करके मेरे को आंसर करना कि कोई भी बच्चा, कि तीसरा डेटा का क्या यूज है। तो मैंने तुम्हें बताया था एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंटल डेटा एवरेज वैल्यू से होता है। तो तुम्हें रियल में इन दोनों को सॉल्व करना चाहिए, फिर इन दोनों को सॉल्व करना चाहिए, इससे भी निकालना चाहिए एक आंसर, इससे भी निकालना चाहिए, और इन दोनों का कम से कम एवरेज लेना चाहिए। तब अगर ये डेटा और ज्यादा नियरेस्ट कर देता, 1 2 3 4 ऐसा कर देता, तब और मजा आ जाता जीवन का। तब इस इक्वेशन से भी आता, इस इक्वेशन से भी आता, फिर दोनों का एवरेज लेते, तब जो आता वो आंसर आता। क्या बात पूरा समझ में आ रही है या नहीं बच्चों? तो इस तरीके से अब ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 का है और इसमें कुछ भी नहीं किया। आधे लोग ये डेटा, ये ऑप्शन, ये बोर्ड बैनर जेईई एडवांस 2016 और ये इतना बड़ा देख के ही खत्म हो जाते हैं। तो वो हिम्मत तुम्हें तब मिलेगा बेटा जब टीचर के साथ एक एक चीज करोगे, और तब वो जो पैकेज देता है ना 50 लाख का, 1 CR का जो पैकेज तुम्हें दिखता है ना कि IIT में इतने का मिला, वो उन्हें मिलता है बेटा जो रियल में ना जान लगाते हैं, खून जलाते हैं पढ़ाई करने में अपना अभी के टाइम पे। और उनको तुम्हें तो बाद में दिखता है पेपर में छप गया, उसे मिला 1 CR का पैकेज, है ना, लेकिन वो पैकेज लेने के लिए उसने क्या जान लगाया था वो तो तुम्हें पता ही नहीं होता ना। वो तुम्हें भी लगाना पड़ेगा बेटा, तब हमें समझ में आएगा। तो ये भी डेटा हमें समझ में आया और ये भी आया, सारा कुछ आया। तो अपन देखेंगे। अब मैं ऐसे ही न्यूमेरिकल सारे के सारे रखूंगा अपने लेक्चर्स में बेटा, सारा न्यूमेरिकल्स रखूंगा। एक और न्यूमेरिकल की सारी 1 मिनट बात करना चाहिए क्या मुझे? देख लेता हूं, रुक जाओ। हाँ, कुछ डेटा का बात करेंगे अभी, ये वाला डेटा का, तो ये भी डेटा का बात करना है अभी, कोई बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया बात है।
तो ये कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं तुमसे, ये डिस्कस इसलिए किए हैं क्योंकि सारा का सारा न्यूमेरिकल तुम्हें अभी अटेम्प्ट करना है। कौन सा न्यूमेरिकल? एससी वर्मा का सॉल्व्ड न्यूमेरिकल, एससी वर्मा का सॉल्व्ड न्यूमेरिकल। और जो एक्सरसाइज वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पूरा कर लो, सब हो जाएगा, सब पढ़ा दिया है मैंने, ठीक। एटॉम्स के सॉल्व्ड न्यूमेरिकल अभी करोगे, फिर मुझसे डाउट भी पूछोगे शाम में, और जो कल पूछा था डाउट वो भी मैं एड्रेस कर रहा हूं। और अब मैं एक लेक्चर अभी तुरंत डालूंगा, ओनली सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। तो जिसे देखना होगा देखना, नहीं देखना होगा मत देखना। थ्योरी पोर्शन को मैं यहाँ पे कवर कर रखा हूँ, न्यूमेरिकल पोर्शन वहां पे बहुत लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा वहां पे। चलिए तो मिलते हैं बच्चा लोग, थैंक यू सो मच। अभी तुरंत मिलेंगे और न्यूमेरिकल सेशन के साथ। थैंक यू।